नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, उसका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जितना भी चैप्टर हम लोग क्लास 10th का SST का पढ़ने जा रहे हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको यदि इसमें से अभी जो समझ में आ रहा है तो उसको लिखने को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। PDF से भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद PDF से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर इसका नाम क्या है, पावर को क्या करना है, शेयरिंग कर देना है, शेयर करना है, मतलब बेसिकली जो पावर है उसको बांट देना है, ठीक है, पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग बेसिकली होता क्या है, पावर शेयरिंग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को, ये क्वेश्चन आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग का क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को, ठीक है। पावर शेयरिंग मतलब पावर को बांट देना, ताकि जो कन्फ्लिक्शन वगैरह है तो इसके थ्रू हम लोग दो रीजन को पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे, पावर शेयरिंग क्यों होता है। तो उसमें दो रीजन आएगा हमारे पास, एक आएगा प्रूडेंशियल रीजन और एक दूसरा आएगा मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, जो लाभ हानि के तौर पर लिया गया हो, मतलब प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हुए जो रीजन बताया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। और मोरल रीजन किसको बोलते हैं, मोरल जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स PDF के रूप में मिल जाएगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जो अभी हम पढ़ाएंगे वही हैंड रिटन नोट्स में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब यह ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक लिया गया है वो NCERT के हेल्प से और एग्जाम आइडिया जो बुक है उस दोनों बुक के हेल्प से बनाया गया है ये शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले हम लोग इस जो चैप्टर है उसमें दो कंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है बेल्जियम, एक कंट्री का नाम है हमारे पास बेल्जियम, और दूसरा जो कंट्री है वो है श्रीलंका। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि बेल्जियम बेसिकली है क्या। तो बेल्जियम का ज्योग्राफिकल पोजीशन की यदि हम बात करें तो बेल्जियम एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो यूरोप में है। इसका बाउंड्री यदि हम देखें तो किसी किसी साथ शेयर होता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इस चार कंट्री के साथ शेयर होता है। इसकी एरिया और पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो इसका जो एरिया है वो बहुत ही कम है। यदि हम बात करें अपना स्टेट, जो इंडिया स्टेट है उसका एक हरियाणा को आप स्टेट को ले लीजिए तो उससे भी एरिया इसका कम है। और उसी से यदि हम पॉपुलेशन को भी यदि हम बात करते हैं तो इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 करोड़ है। हमारे जो हरियाणा का पॉपुलेशन है उससे हाफ, ठीक है। अब इसका एथनिक कॉम्पोजिशन का बात करें जिसके कारण कन्फ्लिक्शन वगैरह होता है, जिससे थ्रू हम लोग को पावर को शेयर करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, मतलब ऐसे लोग जो डच बोलते हैं, और 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, पूरे कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। और 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग है। लेकिन यदि हम कैपिटल की बात करें, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग वैसे लोग रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, मतलब 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड आया था एथनिक। एथनिक का मतलब क्या होता है, एक सोशल डिवीजन, ठीक है, जो किस बेस्ड पे हो, शेयर्ड कल्चर बेस्ड पे हो, मतलब उन लोगों का कल्चर जो हो वो क्या हो, एक जैसा हो, शेयर्ड कल्चर हो, ठीक है। ये ध्यान में नहीं रखना है कि वो दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे या नहीं बिलोंग करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए क्या लिखा है, एथनिक मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। उन लोगों का जो बिलीफ होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, वो दोनों सबका क्या होता है, कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है, क्योंकि उनका जो कल्चर है या फिर फिजिकल सिमिलरिटीज है वो सेम है, इसलिए ये कॉमन होता है। ये ध्यान में रखना है कि दे नीड नॉट
ऑलवेज हैव द सेम रिलीजियन और नेशनलिटी। जरूरी नहीं है कि उनका जो रिलीजियन हो वो सेम हो, नेशनलिटी भी सेम हो, ये जरूरी नहीं है। वो अलग रिलीजियन के भी हो सकते हैं और अलग नेशनलिटी के भी हो सकते हैं, फिर भी उनका कल्चर क्या होगा, एक जैसा हो सकता है। इन्हें हम लोग एथनिक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ आपको प्रॉब्लम क्या दिखा, देखिए प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि पूरे हम यदि बेल्जियम की बात करें तो फिर पूरे ज़्यादा कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग कौन रहते हैं, डच वाले रहते हैं जो 59% है। लेकिन हम यदि उनके कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच ज़्यादा मेजोरिटी में है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए नोट्स बना के हमने लिख दिया है, इन ब्रसेल्स द डच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी। यदि हम ब्रसेल्स में बात करें तो देखिए डच सिर्फ 20% है, विच इज अपोजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो पूरा कंट्री के अपोजिट है, वेयर दे आर इन मेजोरिटी, जहाँ पे वो क्या है, मेजोरिटी में है। यदि आप देखिए पूरे कंट्री में तो 59% डच लोग हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का एक डायग्राम लिया गया, उसके थ्रू आपको हम दिखाते हैं बेल्जियम का डायग्राम, ठीक है। वहाँ से आप देखिए, तो देखिए ये है बेल्जियम का डायग्राम, ये जो एथनिक वर्ड था उसके बारे में, जिसे मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ये बेल्जियम का डायग्राम है, कम्युनिटीज एंड रीजन ऑफ बेल्जियम। ये आपको जो छोटा सा रीजन दिख रहा है ये हमारा है बेल्जियम का कैपिटल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रसेल्स। ये जो रेड रीजन दिख रहा है पूरी तरह से, ये वाला रीजन देखिए वो है वॉलोनिया रीजन, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग। ये छोटा सा जो है देखिए ये जो है वो है हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो है मेरा वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है, जहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग किया हुआ है, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग है। और यदि हम बात करें इस येलो रीजन की बात करें जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रहते हैं डच स्पीकिंग। इस रीजन को दो भाग में बांटते हैं हम लोग। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन। और ये जो फ्रेंच स्पीकिंग है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं वॉलोनिया रीजन। कौन सा रीजन, वॉलोनिया रीजन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हम लोग के पास फ्रेंच स्पीकिंग। और जो ये छोटा सा दिख रहा है हमारा, वो तो हमारा कैपिटल है ब्रसेल्स। तो ये है यहाँ का एथनिक कंपोजिशन, किस तरह बटा हुआ है, क्या है। हमने देख लिया कि पूरे कंट्री में कितने लोग रहते हैं। पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा डच रहते हैं 59%, लेकिन ब्रसेल्स में बात करें तो ब्रसेल्स में फ्रेंच रहते हैं सबसे ज़्यादा 80%। ये था हमारा बेल्जियम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में, ठीक है। सेम देखिए इसी तरह श्रीलंका है हमारा। श्रीलंका जो है उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड मतलब आपको पता होगा, ये आइलैंड लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। यदि इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइसलैंड का स्पेलिंग ये होता है। अभी जो ये लिखा हुआ वो है आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से एक ऐसा प्लेस जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, मतलब सब तरफ क्या होगा, वाटर होगा, उसको बोलते हैं आइलैंड। ये कहाँ है, एशिया में। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से जस्ट कुछ ही दूरी पर स्थित एक कंट्री है, देश है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, श्रीलंका। इसके पॉपुलेशन की यदि हम बात करें, जनसंख्या की यदि बात करें तो यहाँ पे लगभग में 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो हरियाणा के पॉपुलेशन के लगभग में क्या है, बराबर है। एथनिक कॉम्पोजिशन को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह हम लोग वहाँ देखे थे एथनिक कॉम्पोजिशन, यहाँ पे देखिए 74% लोग सिहला स्पीकर्स हैं, मतलब 74% लोग क्या बोलते हैं, सिहला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% जो है वो है तमिल स्पीकर्स। कौन है, तमिल स्पीकर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उसमें से 13% है श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल मतलब जो वहीं नेटिव है, जो श्रीलंका के ही नेटिव है, मतलब श्रीलंका में ही रहते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट है इंडियन तमिल्स, बाकी जो बचते हैं वो वहाँ पे इंडियन तमिल्स है। अब आप बोलिएगा कि इंडियन तमिल्स कहाँ से आ गए, वहाँ तो श्रीलंकन तमिल होने चाहिए। देखिए इंडियन तमिल कहाँ से आए, जब ब्रिटिश जो आई थी हमारे देश में, अंग्रेज लोग जब आए थे तो उन लोगों ने क्या किया था, कॉलोनी बनाया था, मतलब हमने गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था। तो वो लोग क्या करते थे
कि कुछ वर्कर लोग को प्लांटेशन वगैरह का जो करना रहता था कुछ काम, तो उस वर्क को करने के लिए प्लांटेशन वर्कर को लेके जाते थे। तो उन लोगों ने भी इंडिया से कहाँ लेके चल गए, श्रीलंका लेके चल गए, तो वो लोग वहीं रह गए, तो उन्हें क्या कहा गया, इंडियन तमिल कहा गया। ये था एथनिक कॉम्पोजिशन। अब यहाँ यदि रिलीजन की बात करें तो जितने भी सिंहला स्पीकर्स हैं अधिकतर बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब अधिकतर क्या है, बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। आप नाम सुने होंगे गौतम बुद्ध, ठीक है, तो वो जो बौद्ध धर्म था उनको फॉलो करते हैं अधिकतर। मोस्ट ऑफ द तमिल्स जो हैं वो हिंदूज भी हैं और मुस्लिम भी हैं, अधिकतर जो हिंदू है वो मुस्लिम और हिंदू दोनों हैं। 7% क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे, जो तमिल और सिंहला दोनों बोलते हैं, मतलब हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला, तमिल भी है और सिंहला भी है। अब यहाँ पे क्या था, ये कॉम्पोजिशन हम लोग समझ लिए। जिस तरह हम लोग बेल्जियम का समझे वहाँ पे, इस तरह हम लोग श्रीलंका का भी जो कॉम्पोजिशन था उसको हम लोग समझ लिए। अब देखिए इसका मैप भी देख लेते हैं श्रीलंका का। जस्ट इंडिया से जस्ट नीचे ये जो मैप है वो हमारा श्रीलंका का। देखिए इसका कुछ कैपिटल, मतलब कैपिटल बोल रहे हैं, श्रीलंका कैपिटल तो ये है कोलंबो। कुछ प्लेसेस है उसका सिटी, जैफना, कोलंबो, कैंडी, बैटिकलाओ, ट्रिनकोलामिली, ठीक है, ट्रिन कोमाली, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कुछ जगह दिए हुए। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा जितने येलो हैं वो सिंहलीज हैं, सब क्या है, सिंहलीज है। जितने ये थोड़ा सैफरॉन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये सब श्रीलंकन तमिल है। फिर जो थोड़ा डार्क रेड टाइप का आपको दिख रहा है वो इंडियन तमिल्स है, और जो सर्कल सर्कल करके दिखाया गया वो क्या है, मुस्लिम्स है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिखाया गया है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस घटना को हम लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेजोरिटरिज्म। मेजोरिटरिज्म मतलब मेजोरिटी को प्रमोट किया गया, यहाँ पे मेजोरिटरिज्म, इसको प्रमोट किया गया। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, श्रीलंका आज़ाद हो गया 1948 में, स्वतंत्र देश बन गया। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थे, अलग अलग स्पीकर्स रहते थे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि इन लोगों ने क्या सोचा, जैसे इंडिपेंडेंट हुए तो इन लोगों ने जो मेजोरिटी में थे, जो सिंहला स्पीकर थे, बुद्धिस्ट थे, वो लोग मिलकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बनाए, लेकिन उन लोगों ने क्या गलती कर दिया कि तमिल स्पीकर को वैल्यू देना बंद कर दिया। तमिल स्पीकर्स के बारे में सोचते नहीं थे। आप उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि देखिए 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, ठीक है, एक एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत क्या था, सिंहला को इन्होंने एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सिर्फ सिंहला में बात होगा। जैसे कि आप लोग भारत में रहते हैं तो देखिए अब भारत में आप देखते होंगे कहीं पे भी प्लेसेस वगैरह में हिंदी में लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, और आसपास के जो रीजन है, जैसे आप बंगाल में चले जाए तो आपको बंगला में दिखेगा। तो ये सब रीजन आपको देखने को मिलता है वर्ड में कि इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, मतलब सिंहला को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चुन लिया। अब प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ कि तमिल के लोगों को खराब लगा, तमिल स्पीकर्स लोग को लगा कि उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक भी नहीं, आगे देखिए 10 डिसरिगार्डिंग तमिल्स, तमिल लोग को उन लोग को क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। अब आगे देखिए इन्होंने क्या गलती किया, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ये इस पॉलिसी को भी फॉलो करने लगी कि वो फेवर करेंगे कि जो सिंहला एप्लीकेंट्स हैं, मतलब जो सिंहला जो व्यक्ति हैं उनको पहले चुना जाएगा। सिंहला जो अभ्यर्थी हैं जो किसी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो गया या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा, तो जो सिंहला बोलेंगे उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट क्या किया, स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, इन लोगों ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टिपुलेटेड द स्टेट, ये स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा, स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि उन लोगों ने बुद्धिज्म को बढ़ावा देने का काम किया। तो मेजोरिटी गवर्नमेंट का काम किया। अब इससे नुकसान क्या हुआ, देखिए जो माइनॉरिटीज में थे, जितने भी तमिल्स लोग थे, वो लोग क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए, इनमें कन्फ्लिक्शन हो गया। क्या हुआ, कन्फ्लिक्शन हो गया।
अब कन्फ्लिक्शन इस हद तक हुआ, देखिए 1980s में आपको ध्यान में होगा कि 1980s में आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, पढ़िएगा तो 1980s में तमिल लोग मिलकर क्या किए, एक तमिल स्टेट का डिमांड कर रहे थे लोग, तमिल इलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तमिल स्टेट। तमिल स्टेट का डिमांड करने लगे ये लोग। किसका डिमांड करने लगे, एक अलग तमिल स्टेट का। जितना बार भी तमिल लोग डिमांड करते थे कि आप उनका कल्चर को बचाया जाए, उनका लैंग्वेज को बचाया जाए, लेकिन जितने भी सीला स्पीकर थे उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते गया, ये कंडीशन कैसा हो गया, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करने लगे, डिस्ट्रस्ट की ओर चल गया उन लोग का कंडीशन। सिंहला और आपस में डिस्ट्रस्ट हुआ। अब सोचिए इसका इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। अब सिविल वॉर किसे बोलते हैं हम लोग, एक ऐसा वॉर जो खुद अपने देश के अंदर हो, किसी दूसरा देश ने वॉर नहीं किया है, अपने देश के अंदर हो और अपने देश के लोगों के बीच में कन्फ्लिक्शन होने के कारण हुआ हो, मतलब खुद वो लोग टेंशन में आ गए। तो देखिए अब वायलेंट मारपीट हुआ पूरा, अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन एक कंट्री के अंदर, डेट बिकम सो इंटेंस डेट इट अपियर्स लाइक अ वॉर। ये इतना मतलब भयानक हो गया, इतना ज़्यादा दिखने लग गया कि ये वॉर की तरह दिखने लग गया। इसमें थाउजेंड्स लोग का डेथ हुआ, लगभग में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। सिविल वॉर हुआ तो दोनों को नुकसान हुआ। आप यहाँ तक अंदाजा लगाइए कि ये वॉर जो हुआ है वो 2009 में ख़त्म हुआ है, 2009 में ख़त्म हुआ है। ये सिविल वॉर कब ख़त्म हुआ, 2009 में। देखिए कितना जस्ट पहले ख़त्म हुआ है, मतलब ये 2011 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट 12 साल पहले ख़त्म हुआ है ये। तो ये था श्रीलंका की कंडीशन। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, मेजोरिटी गवर्नमेंट बना लिया। तो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने का नुकसान हो गया कि सिविल वॉर हो गया, मतलब इन्होंने क्या किया, पावर को नहीं शेयर किया, अपने पास सिर्फ पावर को रख लिया। तो ये देखें नुकसान हो गया पावर को अपने पास रखने का। अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम के लोगों ने क्या समझदारी दिखाई। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम के लोगों ने क्या समझदारी दिखाई कि वहाँ पे सिविल वॉर का कंडीशन नहीं हुआ। देखिए बेल्जियम ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वहाँ के लीडर ने, वहाँ के जितने भी लीडर्स लोग थे उन्होंने क्या बोला कि हम लोग सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे, सबका कंट्री है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना सोच रहे थे कि 1970 से 1993 तक इन 23 ईयर्स में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। ठीक है, 4 बार अमेंड करने का मतलब क्या होता है, सुधार किया, संशोधन किया। ठीक है, ताकि हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट बना सकें ताकि वो सबके लिए सही हो और सब कोई साथ में मिलकर रह सके सेम कंट्री के अंदर। देखिए इनका सोच देखिए। और श्रीलंका वाले ने क्या किया, मेजोरिटी गवर्नमेंट बना के सिविल वॉर करवा लिया। अब इसी मॉडल को हम लोग जिक्र करते हैं कि बेल्जियम का क्या मॉडल था। इस मॉडल को हम लोग बेल्जियन मॉडल बोल देते हैं। तो इस मॉडल के तहत वहाँ पे इस तरह का कंडीशन बना कि वहाँ पे युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, तो यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया, अलग अलग तरह का गवर्नमेंट बनाया गया। एक बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट, एक बनाया गया रीजनल गवर्नमेंट मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाया गया उसमें नंबर सेम रखा गया। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, 59% थे डच और 40% थे फ्रेंच। ये पूरे कंट्री की बात हो रही है। तो पूरे कंट्री में दोनों अलग अलग मात्रा में थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, डच और फ्रेंच स्पीकिंग जितने भी मिनिस्टर थे उनका नंबर इक्वल रख दिया। ऐसा इसलिए रखा कि दोनों में कन्फ्लिक्शन ना हो, दोनों ग्रुप में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसमें, ताकि देश अच्छे से चल सके। तो ये पहला इनका मॉडल था। दूसरा ये सेंट्रल लेवल पे था। अब इसी को एक आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को के बाद इन्होंने एक अलग गवर्नमेंट बनाया जिसको इन लोग ने कहा स्टेट गवर्नमेंट, दो अलग अलग रीजन के लिए। आपको याद होगा 2 रीजन था इनका, एक बड़ा सा, देखिए जो रीजन था हम लोग अभी देखे थे हम लोग। देखिए हम लोग के पास 2 रीजन था ना, एक था वॉलोनिया रीजन जो ये रेड कलर से दिख रहा है, और ये जो येलो कलर से दिख रहा है जिसको हमने फ्लेमिश रीजन बोला था। तो इस 2 रीजन के लिए इन्होंने क्या किया, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया।
स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो था उसका सबऑर्डिनेट नहीं था, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाया था। तीसरा इसमें क्या खास बात था कि ब्रसेल्स में भी इन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, उनका जो कैपिटल था। देखिए ब्रसेल्स का क्या प्रॉब्लम था, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग रहते थे और 20% लोग डच स्पीकिंग रहते थे। तो यहाँ भी कन्फ्लिक्शन ना हो इसलिए इन्होंने दोनों जो कम्युनिटीज थे फ्रेंच और डच, उन दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा। इसलिए रखा, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे ब्रसेल्स जो फ्रेंच लोग थे ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, फिर भी इन लोगों ने मतलब कुछ ऐसा मतलब विरोध नहीं किया, अपोज नहीं किया। क्यों अपोज नहीं किया, इन लोग को अपोज नहीं करने का कारण क्या था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच लोग का पॉपुलेशन कम था। फिर भी फ्रेंच लोगों ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जब फ्रेंच और डच यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डच लोगों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताने का काम किया। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ डच लोगों ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे भी फ्रेंच लोगों ने कुछ करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर का हिस्सेदारी मिल चुका था। तो इसलिए यदि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल जाता, यदि यहाँ पे मान लीजिए फ्रेंच ज़्यादा मात्रा में है ब्रसेल्स में, तो फ्रेंच के लोग बोलते नहीं हम ज़्यादा मात्रा में है तो हमको ज़्यादा हक मिलना चाहिए। तो जब उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में आता तो वो भी बोल सकते थे, तो इस तरह कॉन्फ्लिक्शन ज़्यादा हो जाता। इसी के तहत उन लोगों ने दोनों जगह क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन डिवाइड कर दिया कि यहाँ जितने मिनिस्टर रहेंगे उतना ही मिनिस्टर्स इसमें भी रहेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है एक अलग टाइप का गवर्नमेंट जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बनाया गया था। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बनाया गया था, देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का एक मकसद ये था कि ये लोग चाह रहे थे कि इन लोग का जो कल्चर है और जो लैंग्वेज है वो बचा हुआ रहे, मतलब वो प्रमोट होता हुआ रहे, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाए किसी एक का। जैसा कि आपने देखा श्रीलंका में उन लोगों ने सिर्फ बुद्धिस्ट को प्रमोट किया, सिर्फ सिंहला स्पीकर को प्रमोट किया, तो एक तरह से उन लोगों में कन्फ्लिक्शन हो गया। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि डच भी रहे और फ्रेंच भी रहे। ठीक है, तो इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू मैटर वेयर वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच और जर्मन। जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो आप डच फ्रेंच और जर्मन, आप उस लैंग्वेज वाले सरकार को वहाँ से आप इलेक्ट कीजिए। नो मैटर वेयर दे लिव, आप अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन आप कहाँ रहते हैं इससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपना अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट देखिए। इस गवर्नमेंट को ज़्यादा काम नहीं दिया गया ऐसा, इस गवर्नमेंट को काम इसलिए दिया गया था कि आपको इतना पावर दिया जाता है कि आप अपने कल्चर को, आप अपने एजुकेशन को और अपने लैंग्वेज को, इससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज आता है तो आपको सॉल्व करना है। तो ये था बेल्जियन मॉडल जो हमारा था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर था एक स्टेट गवर्नमेंट, फिर था एक मेरा ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट, एक हम लोग का कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये था हमारा बेल्जियन मॉडल, ठीक है, जिससे यहाँ के लोग सब साथ साथ में रहते थे। आप सोचिए कि बेल्जियन मॉडल थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है बेसिकली, लेकिन बेल्जियन का मॉडल इतना अच्छा था, जब सारे यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन मिले तो उनका जो हेड क्वार्टर है यूरोपियन पार्लियामेंट वो ब्रसेल्स में बनाया गया था। जो किस में बनाया गया था, ब्रसेल्स में बनाया गया था। और यहाँ पे आपको यदि दिखेगा जिस तरह यहाँ पे डच और फ्रेंच है, तो यदि आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपको एक जगह दिखेगा कि जो मार्केट का प्लेसेस दिखाया गया नाम, वो दोनों लैंग्वेज में लिख के दिखाया गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ जो डच और फ्रेंच था उनको बराबर का हिस्सेदारी मिला हुआ था। देखिए ये है हमारा यूरोपियन यूनियन जो ब्रसेल्स में बनाया गया था बेल्जियम में, ठीक है। तो देखिए इनका मॉडल, यहाँ पे लोग इतने अच्छे से रहते थे, शांति से रहते थे, ताकि उनके लिए एक मॉडल बना दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा श्रीलंका में क्या हुआ, बेल्जियम में क्या हुआ। श्रीलंका में युद्ध की स्थिति आ गई थी, बेल्जियम के लोगों ने समझदारी से काम किया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो सब कोई शांति से था। श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया और बेल्जियम में नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़ने, एक पहला चीज़ ये पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए हम लोग को। तो इसका दो कारण है, एक हमारे पास है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। तो यदि हम प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन की बात करें तो देखिए प्रूडेंशियल रीजन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जो प्रॉफिट और गेन को देखते हुए लिया जाए, ठीक है, उससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है,
उसके अकॉर्डिंग। मोरल रीजन मतलब जो मोरली सही हो, नैतिक रूप से जो सही हो हम लोग बोल सकते हैं, उसके थ्रू। तो देखिए प्रूडेंशियल रीजन में क्या दिया गया, कारण दिया गया, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल कन्फ्लिक्ट्स लेड टू वायलेंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये क्या करते हैं प्रूडेंशियल रीजन, सोशल ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्शन होने का पॉसिबिलिटी है अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में, उसको कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोशल कन्फ्लिक्ट यदि हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज आ सकती है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, पावर शेयरिंग के थ्रू कम कर दिया जाता है। अब दूसरा तरह से समझिए, यदि आप पावर को नहीं शेयर करते हैं तो माइनॉरिटी को दबाने का काम किया जा सकता है। इट ऑफरेस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजोरिटी, और बाद में वो मेजोरिटी को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कारण है हमारा प्रूडेंशियल कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब यदि हम बात करें मोरल रीजन की, नैतिक रूप से क्या ये सही है, तो पहला हम कहेंगे कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी देश, अभी जो अधिकतर जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है, और यदि हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यदि कहीं है तो पावर शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में क्या जाएगी, सत्ता जाएगी, पावर जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हिस्सेदारी होगा, भागीदारी होगा। और डेमोक्रेसी यही बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास, पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज मस्ट हैव ए हैंड इन शेपिंग दोज पॉलिसीज। देखिए ऐसा, इसमें क्या फ़ायदा है यदि आप देखिएगा तो, ऐसा पीपल जो उस पॉलिसी से अफेक्टेड हो सकते हैं, मतलब उस पॉलिसी के बनाने से यदि अफेक्टेड हो सकते हैं, तो उनका हैंड होगा उस पॉलिसीज को चेंज करने में। तो ये था हमारा मोरल रीजन। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए यदि आप पावर शेयरिंग पे ध्यान दीजिएगा कि पावर शेयरिंग के फॉर्म पे, तो आपको पावर शेयरिंग बेसिकली 4 टाइप्स का दिखेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहला जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है। देखिए ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है हमारा वर्टिकल, दोनों देखेंगे हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल लेवल में कौन कौन आते हैं, देखिए पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ये बटा हुआ रहता है। देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, ये तीनों गवर्नमेंट जो हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट तो जरूर है, लेकिन ये सेम लेवल पर है। ठीक है, सबका काम अलग अलग है लेकिन तीनों सेम लेवल पर है। लेजिस्लेचर में यदि आप देखिएगा तो आपका लोकसभा का मेंबर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और यदि एग्जीक्यूटिव में देखिएगा तो आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे, फिर काउंसिल मिनिस्टर आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर्स आ जाएंगे। और यदि सेम उसी तरह जुडिशरी में आप यदि देखिएगा तो जुडिशरी में आपका पूरा सिस्टम आ जाएगा, मतलब जितने भी कोर्ट हैं, अदालत, सिविल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिए। तो लेजिस्लेचर लोग क्या करते हैं, लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि उन लोग क्या करते हैं, कोई भी लॉ को बनाने का काम करते हैं, कोई भी लॉ को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उनको लागू कर देते हैं। ठीक है, उनको लागू करते हैं, इनका काम है लॉ बनाना, इनका काम है लागू करना, और इनका काम है लागू होने के बाद अच्छे से कार्यवाही करना। जैसे कि मान लीजिए एक लेजिस्लेचर है, एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिन्हें हम संसद बोलते हैं, उन्होंने कोई लॉ बनाया और बाद में उन्होंने खुद ही गलती कर दिया कुछ उससे रिलेटेड, तो उन्हें सजा कौन देगा, ये जुडिशरी देगी। उन्हें सजा कौन देगा, हमारा कानून व्यवस्था देगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसा सिस्टम है जो बैलेंस बना के रखता है, किसी को पावर का अपना मिसयूज करने नहीं देता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, तीनों, यदि हम बात करें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी की, तो तीनों का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रहता है। कोई अपने मनमर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता है, अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये तीनों सेम लेवल पे रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब दूसरा जो फॉर्म है वो है वर्टिकल। देखिए बेसिकली हम अपने देश की बात करें तो सबसे पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे जस्ट नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, और उससे जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा आएगा म्यूनसिपैलिटी या फिर ग्राम पंचायत। म्यूनसिपैलिटी आएगा या फिर ग्राम पंचायत आएगा। तो आप इसमें समझिए कि बेसिकली क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके बाद धीरे से म्यूनसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के पास है पावर। तो पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे, मतलब अलग अलग फॉर्म है गवर्नमेंट का, अलग अलग लेवल पे है। तो देखिए बेसिकली तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पे है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट जो पूरा इंटायर कंट्री के लिए, जिसे हम लोग अपने देश में भारत में क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, केंद्र की सरकार। एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो गवर्नमेंट होते हैं प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड ए फेडरल गवर्नमेंट। ये जो पूरा इंटायर गवर्नमेंट सबके लिए जो होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर उन्हें यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। भारत की बात करें तो ठीक है, सबका अलग अलग जगह, सब जगह अलग अलग नाम होता है। तो भारत में हम उन्हें बोलते हैं स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, फिर बोलते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारा आता है म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत। इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पावर के, उन्हें हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें पावर का क्या हुआ है, वर्टिकल डिवीजन हुआ है, पावर को क्या किया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, ये था हमारा देश का बारे में। पहला जो एग्जाम्पल है वो भी हमारे देश का ही एग्जाम्पल है, यदि हम मान सकते हैं तो। सेम इस तरह यहाँ पे अब बेल्जियम में भी ले सकते हैं। बेल्जियम में भी था एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक था स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की गवर्नमेंट के, जो सोशल ग्रुप से डिपेंडेंट होते हैं, जो लैंग्वेज को लेकर बनाते हैं। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा था, कैसा गवर्नमेंट बनाया गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, इस पावर को किस तरह से डिवाइड किया गया, सोशल ग्रुप में, जिन्हें आप एक एग्जाम्पल के तरह समझ सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। किसके तहत समझ सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सिर्फ एक लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। देखिए आप भारत जैसे का एग्जाम्पल यदि आप समझने चाहिएगा, अपने देश का एग्जाम्पल समझने चाहिएगा, इंडिया का एग्जाम्पल समझने चाहिए, तो आप इंडिया में एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। देखिए इंडिया में क्या होता है, बेसिकली जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, जिन्हें हम लोग पिछड़ा जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जिन्हें हम सिंपली वीकर सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीकर सेक्शन। एंड वुमेन्स, वीकर सेक्शन और वुमेन्स की यदि हम बात करें तो देखिए भारत में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर दिए हैं, वीकर सेक्शन और वुमेन्स के लिए अधिकतर जगह हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी ला रहे हैं, मतलब रिजर्व कर दे रहे हैं, ताकि इन लोगों का क्या हो सके, जो पहले से पिछड़े जाति हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, जो पीछे छूट चुके हैं, जो अपने आप को अलग महसूस ना करें इस देश से, फिर मतलब उनको लगा कि उनका भागीदारी ही नहीं है देश में, उनको बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाया है, रिजर्व कर दिया गया है। आप पढ़े होंगे कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी लाया गया था, भीमराव अम्बेडकर लड़ रहे थे अपने SC ST के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वही चीज़ लिखा गया, इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, एक लीगली बना दिया गया, वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंट्री में जो लेजिस्लेचर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनका फिक्स कर दिया गया है परसेंटेज को। तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तीसरे ग्रुप के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टाइप है पावर शेयरिंग का, इसमें अलग अलग आते हैं, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे हम लोग। तो ये एक चैप्टर भी है हम लोग का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक है पॉलिटिकल पार्टीज, एक है प्रेशर ग्रुप और एक है मूवमेंट्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है, जो पावर में रहते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना होगा फार्मर लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे,
फार्मर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे जो सरकार में है, जो केंद्र की सरकार है हमारी भारत की सरकार, उन्हें क्या करना चाह रहे थे, वो जो एग्रीकल्चर बिल आया था उनके अगेंस्ट में वो लोग मूवमेंट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे, मतलब अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनके हित में नहीं है, आप उनके हित में कुछ काम कीजिए। तो उन्होंने एक मूवमेंट के थ्रू बता दिया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं पावर शेयरिंग इस तरह से हो सकता है। ये जो मूवमेंट हो रहे थे इनके लिए एक अलग, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो मूवमेंट होते हैं इनका अलग अलग, जैसे फार्मर लोग का अलग एक यूनियन होता है, जितना भी वर्कर्स लोग होते हैं उनका अलग एक यूनियन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं उनका एक अलग यूनियन होता है, बिजनेसमैन लोग अलग एक यूनियन बना के काम करते हैं। तो इस तरह से सब अलग अलग यूनियन बना के सरकार पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार उनकी बात को सुने, और उनके बात को सुने मतलब उनके बात को अमल करने की कोशिश करे। ठीक है, प्रेशर ग्रुप भी वही काम करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि उनके पॉलिसी को चेंज करे। देखिए ये सब प्रेशर ग्रुप्स हैं बेसिकली, यदि आप समझेंगे तो फार्मर्स यूनियन, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। अब ध्यान दीजिएगा, जिस फार्मर प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, किसान लोग जो विद्रोह कर रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे, विद्रोह नहीं विरोध कर रहे थे, गलती बोला, विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो लोग क्या चाह रहे थे कि उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको वो चेंज करे, उसको क्या करे, चेंज करे, फोर्स करते हैं, गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप गौर कीजिएगा तो कभी भी यदि इलेक्शंस होता है हमारे देश में तो आप देखिएगा कि क्या बोला जाता है कि फार्मर्स लोग का जितना भी लोन है उनको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, किसी भी कोई भी जो सरकार जिनका भी बनने वाला और कोई भी पार्टी वो अपने मोटो के तहत काम करती है, उनका अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि फार्मर्स लोग जो हैं वो उन्हें क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस में उनका डिफरेंस क्रिएट करा सकते हैं, या तो उन्हें जिता सकते हैं या फिर हरा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेशर ग्रुप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको पॉलिसी चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं। सोशल मूवमेंट भी होता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसा पॉलिसीज बना दे जैसे कि डॉरी, अर्ली मैरिज, ये सब को ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि डॉरी पे बना कि डॉरी लेना एक कानूनन गलत है, ठीक है, इसका सज़ा हो सकता है। सेम उसी तरह अर्ली मैरिज नहीं कर सकते हैं, 18 किया गया गर्ल्स लोग का मैरिज का, लड़की लोग का, और 21 किया गया लड़के लोग का मैरिज का। तो ये कंडीशन लाया गया, तो ये चेंजेस लाते हैं सोशल मूवमेंट में। और यदि आप चेंजेस देखें तो अभी हाल फिलहाल में यदि आप देखेंगे तो ट्रिपल तलाक लाया गया था। तो ये सब सोशल मूवमेंट के तहत होता है कि गवर्नमेंट अपना लॉ को क्या करे, चेंज करे। और यहाँ पे आपने एक देखा पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप यदि समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज लोग क्या करते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, टीएमसी है, सीपीआईएम है, ठीक है, एआईएडीएमके है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, आप है, मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं। तो बहुत सारे पार्टीज बनने का क्या होता है कि देखिए बहुत सारे पार्टीज क्या करते हैं, आप बेसिकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए हमारे पास अलग अलग पार्टीज हैं, तो पार्टीज बनने से क्या होगा, देखिए सबका अलग अलग आइडियोलॉजी है, सबका क्या है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, सब अपने अपने आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं, सबका अपना मोटो रहता है। देखिए अलग अलग पार्टीज बनने से फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोच सकता है कि मान लीजिए वो इलेक्शन विन कर गया तो वो काम नहीं करेगा तो अगले साल भी उसको विन मिलेगा, मतलब वो जीतेगा, अगले साल भी जीतेगा, ये नहीं हो सकता है। तो उनका अंदर ये फियर रहता है, ये डर बना हुआ रहता है कि हम, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में चुनाव, मतलब अगले बार जब होगा इलेक्शन, मतलब वोट होगा तो हम इलेक्शन हार सकते हैं, इसलिए उन्हें भी काम करना पड़ता है। तो हमारे पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रहने से क्या होता है, एक ऑप्शन भी मिल जाता है कि हम क्या करें, इनको वोट दें या उनको वोट दें, जिनका पॉलिसी सही लग रहा है आप उनको वोट दे दीजिए। और क्या होता है फ़ायदा, यदि आप पॉलिटिकल पार्टीज में देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको फुल मतलब
रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, मतलब फुल बहुमत नहीं मिल पाता उन लोगों को, फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। फुल रिप्रेजेंटेशन के लिए कितना चाहिए, जितना जगह चुनाव लड़ना होता है, जैसे मान लीजिए 100 जगह चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, 100 सीट है हमारे पास, तो 100 में कम से कम उनको उसका आधा से एक ज़्यादा मतलब 51 सीट चाहिए। तो मान लीजिए किसी का 51 नहीं आता है, एक का आया मान लीजिए 32 और एक का आया कुछ 20 मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए 32 और 20 मिलकर दोनों का कितना हो जाएगा 52। तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग साथ साथ अपने मतलब हम लोग अपने स्टेट में एक गवर्नमेंट बनाएंगे और उसको चलाने का काम करेंगे। इस तरह के जो गवर्नमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है, हमारे पास चॉइस मिल जाता है और उन्हें भी कभी ऐसा ना लगे कि बार बार हम ही जीतेंगे। अलग अलग पार्टीज होने के कारण उन्हें भी डर बना हुआ रहता है कि यदि हमने अच्छा काम नहीं किया तो हम क्या हो सकते हैं, हम अगले बार चुनाव मतलब इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, हार सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग श्रीलंका और बेल्जियम में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका के लोगों ने क्या किया, वहाँ मेजोरिटी गवर्नमेंट चला दिया तो वहाँ एक सिविल वॉर की कंडीशन हो गई, डेवलप हो गई। और बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, थोड़ा समझदारी से काम लिया, एकोमोडेशन किया वहाँ पे, तो वहाँ एक मॉडल बनाया गया जिससे कि पूरा देश अच्छे से फॉलो कर रहा था, सब कोई आराम से रह रहा था, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुआ। इनका मॉडल इतना अच्छा था, वहाँ पे लोग इतने अच्छे रहते थे कि बाद में यूरोपियन यूनियन जब बना तो उनका जो हेड क्वार्टर था वो उनका कैपिटल ब्रसेल्स में बना। उसके बाद हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन के बारे में हमने बात किया। फिर हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कितने कितने फॉर्म्स हैं, तो हमने 4 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा हमने पढ़ा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा हमने पढ़ा कम्युनिटी ग्रुप के रूप में, कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में, और चौथा हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के रूप में। ठीक है, ये चैप्टर पूरे एक वीडियो में हमने कवर कर दिया एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट भी है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे।